गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपका अपने YouTube परिवार इंटेलेक्चुअल क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि कल अपना लाइव टेस्ट नंबर संख्या 7 हुआ था, आई होप सभी को वो PDF मिल चुकी होगी और सभी ने 35 क्वेश्चनों का सोल्व किए हैं। साथ ही उसका आनंद भी लिया होगा कि सभी को उन क्वेश्चनों में करके मजा आया है। जिन क्वेश्चनों के आपको आंसर नहीं मिले हैं वो कल अपनी इसी क्लास में इसके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी आंसर शीट डाउनलोड कर लें। साथ ही अपना YouTube चैनल है, उसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अगर YouTube के चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं मिलता है तो अपना इंटेलेक्चुअल क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको हर एक क्लास का PDF तथा साथ ही उसकी आंसर शीट वगैरह वहाँ अपलोड हो जाती है, वहाँ मिल जाएगी। तो देखो, आज अपन जो लास्ट क्लास में अपना चैप्टर चलता आ रहा था क्वाड्रिलेटर, उसमें अपन ने वर्क कर लिया था, उसमें अपन ने आयत कर ली थी। क्वाड्रिलेटर में सिर्फ 3 पार्ट और बचे हैं, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, साथ ही समलंब चतुर्भुज। आयत और वर्ग अपना हो चुका था, तो आज अपन समलंब चतुर्भुज करेंगे, उसके बाद समांतर चतुर्भुज करेंगे, उसके बाद समचतुर्भुज करेंगे। और अदर वे काइट भी होती है, वो भी एक समचतुर्भुज का ही पार्ट होती है। ठीक है, चलो देखें, करते हैं शुरू। क्लास अपनी क्वाड्रिलेटर, जिसको हम चतुर्भुज बोलते हैं। आज इसमें अपन बात करेंगे समलंब चतुर्भुज की। जिसको हम ट्रपेजियम बोलते हैं, ट्रपेजियम क्वाड्रिलेटर। ठीक है, देखो इसकी विशेषता क्या होती है कि इसमें एक भुजाओं का जोड़ा पैरेलल होगा, ना कि इक्वल होगा, लेकिन पैरेलल होगा। भुजाओं का जोड़ा पैरेलल यानी समांतर होने का मतलब क्या है कि भुजाओं का एक जोड़ा क्या होता है, समांतर होता है। चाहे वो ऊपर वाला हो सकता है, चाहे वो नीचे वाला हो सकता है। ये एक ऐसे है, ये आगे से ऐसे मिल सकती है। यानी समांतर होने का मतलब ये है, जाओ चाहे कहीं भी, लेकिन मिलना नहीं है। तो सेम यहाँ पे जितनी दूरी है, डिस्टेंस है, वही यहाँ पे डिस्टेंस रहेगी। जैसे कि रेलवे ट्रैक है, कितनी भी बड़ी गोलाई हो, कितना भी कैसा हो, चाहे ट्रैक पूरा घूम जाए, ऐसे चढ़ के पूरी गोलाई आ जाएगी, लेकिन फिर भी क्या रहेगा, दोनों के बीच गैप है, वो डिस्टेंस है, वो क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। और यही इसकी विशेषता है कि समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, एक भुजाओं का जोड़ा वो क्या होता है, समांतर होता है। ABCD, मैं इसमें बोल सकता हूं AB पैरेलल है CD के। ठीक है, और इसका सीधा सा फॉर्मूला बनता है कि जब आपको समलंब चतुर्भुज ट्रेपेजियम दे रखा है तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या करोगे, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी। आप इसको बोल सकते हो समांतर भुजा AB प्लस CD का योग तथा इनके बीच का जो गैप है हमेशा बराबर रहेगा, तो उनके बीच की दूरी बोल दो, या इस ट्रेपेजियम की हाइट बोल सकते हो आप, या इसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं 1/2 AB प्लस CD मल्टीप्लाई में है हाइट। ठीक है, ये अपना समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। चलो देखते हैं, ऐसे कोई क्वेश्चन होता है उसको किस प्रकार से करने की कोशिश करेंगे। आई होप सभी को ये बातें समझ आई होगी। सिर्फ नॉर्मल डायग्राम होता है। आपने जब 9th 10th 8th 6th 7 में जब फील्ड बुक का एक एग्जाम्पल हुआ करता था, उस टाइम पे आपने इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व किया था। देखो कैसे, फील्ड बुक से मतलब समझते होंगे आप कि एक आकृति, उसमें 3-4 डायग्राम, जैसे एक इधर से, एक इधर से, एक इधर, ऐसे आपने इस प्रकार की एक डायग्राम सोल्व किया था। यानी ये डायग्राम A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, और सभी का क्षेत्रफल एरिया निकाला था। तो इसमें जो ये वाला जो डायग्राम बचता है, डायग्राम B बचता है, वो क्या बचता है, एक समलंब चतुर्भुज है, जिसमें ये और ये भुजा दोनों समांतर हैं और इनके बीच की डिस्टेंस है वो यहाँ से ये वाली डिस्टेंस है। या मैं O दे दूं और ये दे दूं D, या ये दे दूं मैं
2 नंबर ये दे दूं, 1 नंबर, 1 से लेके 2 तक की बीच की जो डिस्टेंस है वो इस समांतर चतुर्भुज की हाइट है। ठीक है, इस प्रकार के अपन ने आकृति का पूरा क्षेत्रफल निकाला था, तो ये एग्जाम्पल हो गया फील्ड बुक का। और इसी प्रकार से अपन इसका क्या निकालेंगे, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, अपने पास एक एग्जाम्पल देता हूं, उसका अपन को क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको इस आकृति का, यानी कि आपके सामने मैं एक डायग्राम दे दूं, ए बी सी डी, आपके सामने एक डायग्राम दे रखा है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो एबीसीडी का क्षेत्रफल एरिया निकालेंगे, तो एरिया में क्या बन रही है, ए बी, और इसमें साथ ही मैं दे रहा हूं ए बी समानांतर है सी डी के। ठीक है, और ए बी की जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है और सी डी की लेंथ है वो 24 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसको देखो 2 तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे पहले अगर आपको ये वाली डिस्टेंस ए से लेके डी तक डिस्टेंस मिली हो, क्योंकि एक 90 डिग्री एंगल है यहाँ पे और ये इसके हाइट के साथ, तो इस ट्रेपेजियम की हाइट हो जाएगी। अगर मैं बोलूँ कि ये मेरी 3 है, तो आप डायरेक्टली इसका लगा सकते हो। सबसे पहले देखो इसका फॉर्मूले के हिसाब से अगर लगाना है तो कैसे लगाएंगे, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, यानी ए बी और सी डी का योग सम कितना हो गया, 20 + 24, और इनके बीच की डिस्टेंस है वो 3 सेंटीमीटर है, तो 1/2 × 44 × 3, और इसको हम निकाल सकते हैं 22, तो यानी 66 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये अपन को यहां तक समझ आया कि ये 66 हो गया। लेकिन अगर आपको ये 3 सेंटीमीटर नहीं दिया गया और आपको ये वाली साइड दे रखी है कि BC जो है वो मेरी BC है जो मेरी 5 सेंटीमीटर है, और जो AD पे डायग्राम आपको दे रखा है सामने है, लेकिन अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो अब कैसे करेंगे, अगर मैं यहां से B बिंदु से एक 90 डिग्री परपेंडिकुलर कर दूं, इसके लंबवत कर दूं, तो ये वाला मेरा 90 डिग्री बन गया। ये मेरी देखो यहां से लेके यहां तक 20 है, तो यहां से लेकर यहां भी तक कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। अब देखो यहां से लेके यहां तक पूरी है ना, वो यहां से लेके A से लेके C तक, सॉरी D से लेके C तक मेरी 24 है, लेकिन मैं यहां O बिंदु दे देता हूं, वहां से 20 है, तो ये कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब आपको पाइथागोरस थ्योरम पता है कि हाइपोटेन्यूज है अपने पास वो 5 है, परपेंडिकुलर है वो निकालना है, और अपने पास बेस है वो अपना इसका 4 है। तो जब हाइपोटेन्यूज से अगर मैं बेस का स्क्वायर घटा दूं तो मेरे पास परपेंडिकुलर का स्क्वायर आ जाएगा, यानी 25 - 16 = रूट लग गया, और ये आ गया मेरा परपेंडिकुलर, यानी यहाँ पे 9 और 9 का रूट हो गया 3 सेंटीमीटर, यानी B से लेके O तक की डायरेक्ट डिस्टेंस है वो 3 सेंटीमीटर है। अब आप इसका निकाल सकते हो दो डायग्राम से, इसको डायग्राम 1 नाम दे सकते हो, इसको डायग्राम 2 नाम दे सकते हो, या फिर इसको आपको नहीं दी है तो उस पोजीशन से भी निकाल सकते हो, क्योंकि आपकी जो साइड है वो कितनी है, 20 और 24, यानी दोनों का सम करो, 1/2 × 44 × 3, या तो एक पोजीशन ये है, या इससे नहीं निकाल सकते हो तो डायग्राम 1 और डायग्राम 2 से निकाल सकते हो। डायग्राम A का एरिया क्या होता है, L × B, ठीक है, लेंथ × ब्रेथ। लेंथ × ब्रेथ करने के लिए क्या करेंगे अपन, लेंथ कितनी है इसकी, लेंथ है इसकी 20 और इसकी ब्रेथ कितनी है 3, तो यानी कि एक डायग्राम है उसका एरिया होगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एक आयत बन गया, ये एक रेक्टेंगल बन गया, आयत बन गया, इससे कि L × B लंबाई × चौड़ाई इसका आयत का क्षेत्रफल होता है, तो यानी अपने पास डायग्राम 1 का क्षेत्रफल आ गया। अब अपन डायग्राम 2 की बात करते हैं, तो डायग्राम 2 क्या बन रहा है अपना, एक त्रिभुज बन रहा है, और किस प्रकार का त्रिभुज बन रहा है, 90 समकोण त्रिभुज बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। इसकी तो हाइट और इसकी ये इसका बेस, यानी 1/2 बेस × हाइट, बेस × हाइट,
बेस कितना है 1/2, बेस है मेरा 4, हाइट है मेरी 3, तो मैं इसको काटता हूं तो ये कितना बन गया मेरा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, देखो अब पूरी ए बी सी डी का एरिया की बात करें अपन, तो देखो इसके अंदर डायग्राम 1 प्लस डायग्राम 2, दो आकृति हैं, पहली वाली और दूसरी वाली, दोनों को ऐड करते हैं 60 + 6 यानी 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप सभी को ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज समझ में आया होगा। इस प्रकार का एक क्वेश्चन करवा देते हैं, एक बार सभी आकृति को नोट डाउन करें। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखवाते हैं। एक समलंब चतुर्भुज की भुजाओं का योग 60 सेंटीमीटर है। यदि इस चतुर्भुज का कुल क्षेत्रफल, इस चतुर्भुज का कुल क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी? इसकी ऊंचाई क्या होगी? क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही शानदार है। एक समलंब चतुर्भुज की भुजाओं का योग 60 सेंटीमीटर है। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग 60 सेंटीमीटर है, तो इस चतुर्भुज की ऊंचाई क्या होगी? ठीक है, यानी आपके सामने एक डायग्राम दे रखा है और ये ऐसे है कुछ करके A B C D, और आपको इसकी हाइट पूछिए और इन दोनों का सम, यानी ये x है ये y है और इन दोनों का सम है, ये मान ले y सेंटीमीटर की है, कोई बोले 30 की हो सकती है, ये 40 की हो सकती है, 20 की हो सकती है, ये 25 की हो सकती है, 35 की हो सकती है। तो अपन ने मान लिया कि ये x की सेंटीमीटर की है, y सेंटीमीटर की, अपन को उससे कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अपन को इश्यू किससे है कि इसका क्षेत्रफल क्या है 1/2 समांतर भुजाओं के, यानी x + y और मल्टीप्लाई में हाइट, और इसका एरिया दे रखा आपको 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया है और ये इसके इक्विवेलेंट है, यानी 1/2 मल्टीप्लाई में 60 मल्टीप्लाई में h = 600। अगर मैं इसको इसके डिवाइड करूं तो h = कितना आ जाएगा मेरा, ये 30 और h = आ जाएगा 600 / 30, तो यानी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, यानी इसकी हाइट है वो 20 सेंटीमीटर है। आई बात समझ में? यही अपना नॉर्मल सा क्वेश्चन था। आई होप सभी को ये बातें समझ आई होगी। एक बार डायग्राम को अच्छे से देखना है, फिर आपको उसके अनुसार क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन समांतर चतुर्भुज में।
नेक्स्ट अपने लगा के लिखो हेडलाइन समांतर चतुर्भुज, जिसको हम बोलते हैं पैरेलल क्वाड्रिलेटर। पैरेलल क्वाड्रिलेटर। चलो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं कि इनमें भुजाओं के दोनों जोड़े क्या होंगे, समांतर होंगे, नॉट एंड इक्वल बट समांतर होंगे, ए बी सी डी। यानी इसमें सबसे बड़ी बात है ए बी बराबर और समांतर होगा सी डी के, तथा नेक्स्ट की बात करें ए डी इक्वल और इक्वलेंट समांतर होगा बी सी के। यानी ये समान भी होंगे और समांतर भी होंगे। चलो समान नहीं होंगे, समांतर होंगे, कि इनकी जो डिस्टेंस है, बीच का गैप है, वो हमेशा इक्वल रहेगा। आई बात समझ में? ये इसकी खासियत है। सबसे पहले इसका परिमाप की बात करते हैं। परिमाप तो सभी भुजाओं का योग जब बात इसके क्षेत्रफल की हो तो आधार गुणा ऊंचाई। देखो इसमें एक प्रारूप क्या है, सॉरी कंफ्यूजन हो गया, ये इक्वल भी होंगे। क्या होता है कि जब एक अपनी आयत होती है, अपना एक क्वाड्रिलेटर होता है, उसको थोड़ा सा ही प्रेशराइज करके तिरछा बना दिया, यानी मैंने इसको ऐसे कर दिया बस। अब मैं ये पहले वाला डायग्राम हटा देता हूं, थोड़ा सा इसको प्रेशराइज करके तिरछा बना दिया, यानी आधार वही है लेकिन मैंने इसको थोड़ा तिरछा कर दिया, तो ये क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज बन गया। ठीक है, यानी कि ए बी सी डी क्या बन गए, थोड़े से चपटे आकार का होने की वजह से ये समांतर हैं लेकिन इक्वल में है। एडी के इक्वलेंट है अपनी बीसी और साथ ही समांतर है, सीडी के इक्वलेंट एंड पैरेलल है एबी। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल बनेगा अपना आधार गुणा ऊंचाई। देखो आयत में क्या बन रहा था, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, अभी देखो लंबाई चौड़ाई तो नहीं अपन नहीं कर सकते, लेकिन इसकी ऊंचाई जरूर होगी। ठीक है, यहां से लेके यहां तक इनके बीच की जो है वो ऊंचाई होगी। ठीक है, क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है, एक समांतर चतुर्भुज में एक समांतर चतुर्भुज का आधार 20 सेंटीमीटर है तथा इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है, आयत का ही एक चपटा रूप होता है, तो आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, लिखेंगे आधार कितना है अपना 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है अपनी 10 सेंटीमीटर, यानी 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप सभी को ये वाला डायग्राम भी समझ आया होगा। क्या बोला है, समांतर चतुर्भुज की सबसे खासियत यही रखनी है कि एक आयत का थोड़ा चपटा रूप बना दिया, उसमें समांतर कर दिया, इक्वल है। सिर्फ इसमें बात यह है कि इसका 90 डिग्री एंगल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ये वाले एंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल बी प्लस एंगल सी, और एंगल सी प्लस एंगल डी, और एंगल डी प्लस एंगल ए, अगर आपस में इनकी बात करें तो ये सभी का योग 180 डिग्री होगा। इनको बोलते हैं संगत कोण। ठीक है, जब अपनी ज्योमेट्री की अलग से डिटेल से क्लास होगी तो अपन इसमें क्षेत्रफल के अलावा जितने भी कौन कौन से एंगल होते हैं, एकांतर कोण होते हैं, संगत कोण होते हैं, तिरछाभिमुख कोण होते हैं, शीर्ष कोण होते हैं, जो भी होते हैं वो जो अपने जितने भी एंगल होते हैं, अधिक कोण होते हैं, न्यून कोण होते हैं, जितने प्रकार के अपने एंगल है त्रिभुज चतुर्भुज में, तिरछाभिमुख कौन सा है, संगत कोण कौन सा है,
आसन कौन कौन सा है, उस प्रकार के अपन कोण की बात करेंगे। अपन डिटेल से उस चैप्टर को करते चलेंगे जब अपना उस ज्योमेट्री का चैप्टर आएगा। ठीक है, अपन सिर्फ बात कर रहे हैं अब इसके क्षेत्रफल की, एरिया की बात कर रहे हैं अपन, इसके पैरामीटर की, परिमाप की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट अपन बात मूव करते हैं अपन समचतुर्भुज पे। समचतुर्भुज, अब देखो कि समांतर चतुर्भुज था वो एक आयत का चपटा रूप था, लेकिन समचतुर्भुज है वो सिर्फ एक वर्ग का चपटा रूप। देखो एक वर्ग है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो अब इसमें क्या हो गया, एक वर्ग को थोड़ा सा तिरछा कर दिया। चलो पहले वर्ग बना लेते हैं, और मैं अब इसको थोड़ा सा शेप में कन्वर्ट कर दिया ऐसे। ये साइड, सभी साइड इक्वल होती है, ठीक है, और इसके जो डायग्राम होते हैं, सॉरी जो डायग्राम होते हैं, उन्हीं से इसका क्षेत्रफल निकाला जाता है। ए बी सी डी, इसका परिमाप आएगा सबसे पहले, परिमाप 4 गुणा भुजा, और इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 मल्टीप्लाई d2, 1/2 विकिरणों का गुणनफल। मैंने d1 इसको पहले वाले AC को d1 नाम दिया है, BD को d2 नाम दिया है, या ऐसे बोल सकते हो 1/2 विकिरणों का गुणनफल। विकिरणों का गुणनफल। अब देखो आपके सामने क्वेश्चन कैसे आता है, एक समचतुर्भुज में विकिरण D1 की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तथा विकिरण D2 की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो उस चतुर्भुज का, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो अपन लिख सकते हैं 1/2, D1 की मेरी लंबाई है 12 सेंटीमीटर, D2 की मेरी लंबाई है 24 सेंटीमीटर, और अपन लिख सकते हैं यहां से 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बात करते हैं जो समचतुर्भुज की मैं बात कर रहा हूं, तो उसके विकिरण एक दूसरे को इक्वली बाई पार्ट करते हैं। यानी मैं यहां पे थोड़ी सी बात करूं इसकी अंदर की विशेषता की, जब विकिरण की बात करूं, और विकिरण का ही सारा खेल है, तो ये वाला विकिरण इसको बराबर बराबर काटेगा, ये वाला विकिरण इसको बराबर बराबर काटेगा। यानी ये 10 सेंटीमीटर है ए बी सी डी, यानी AC विकिरण की मैं बात करूं तो 10 सेंटीमीटर है, और D विकिरण की मैं बात करूं तो 20 सेंटीमीटर है। तो देखो या O से A और O से C की लंबाई हो जाएगी 10/2, ठीक है, और O से D और O से B की लंबाई हो जाएगी 20/2, यानी ये हो जाएगा 10-10 सेंटीमीटर के, ये 10-10 सेंटीमीटर के, ये 5-5 सेंटीमीटर के। ठीक है, आपको इससे रिलेटेड इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी लगती है। साथ ही यहाँ पे जो बनने वाला एंगल है वो 90 डिग्री का होगा। जो विकिरण है वो एक दूसरे को इक्वल तथा 90 डिग्री पर काटते हैं। यही समचतुर्भुज की विशेषता है। कोई आपको बोले कि समचतुर्भुज तथा वर्ग में क्या डिफरेंस होता है, तो समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता, बट समचतुर्भुज के विकिरण है एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। दूसरी बात, समचतुर्भुज तथा वर्ग के बीच में भाई सिमिलरिटीज क्या है कि समचतुर्भुज की भुजाएं तथा वर्ग की भुजाएं दोनों बराबर होती हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है कि इनके प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता और वर्ग में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। चलो देखो एक एग्जांपल की बात करते हैं।
एक समचतुर्भुज विकिरण 16 सेंटीमीटर तथा दूसरा विकिरण 12 सेंटीमीटर है, तो उस चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा? परिमाप क्या होगा, या बोल दें कि उसकी भुजा की लंबाई क्या होगी। जिसकी भुजा की लंबाई आ जाएगी उसकी भुजा की लंबाई क्या होगी। अगर जिसकी भुजा की लंबाई आ जाएगी तो अपन परिमाप इजीली निकाल सकते हैं। देखो डायग्राम बनाता हूं मैं आपके सामने। ए बी सी डी, और आपका सामने मैंने AC की पूरी लंबाई दी है 16 सेंटीमीटर तथा BD की लंबाई दी है मैंने 12 सेंटीमीटर। और आपको इसका या तो भुजा निकाल दो या इसका परिमाप निकाल दो। परिमाप होता है 4 गुना भुजा। अगर भुजा की वैल्यू आ जाएगी तो परिमाप ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो लास्ट ही डायग्राम में मैंने विशेषता बताई कि एक दूसरे को इक्वली बाई पार्ट करते हैं। अगर ये वाली पूरी भुजा 16 सेंटीमीटर की है तो इसका ये वाला भाग 8 सेंटीमीटर का, ये वाला भाग 8 सेंटीमीटर का। ये वाली पूरी भुजा 16 सेंटीमीटर की है तो ये वाला भाग 6 सेंटीमीटर का, ये वाला भाग 6 सेंटीमीटर का, यानी इक्वली बाई पार्ट कर लिया। साथ में जो विकिरण है एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काटते हैं। यानी देखो एक बार यहाँ मैं O बिंदु दे दूं और O बिंदु से देखो क्या नजर आ रहा है आपको, ये मेरी 6 नजर आ रही है, ये मेरी 8 नजर आ रही है, ये वाला एंगल है वो मेरे को 90 डिग्री का एंगल नजर आ रहा है, और यहाँ से मैं A और B निकाल रहा हूँ, ये O है। तो आपको थोड़ा सा इस डायग्राम को अगर पलटते हो आप तो आपको ऐसी आकृति नजर नहीं आ रही, O A B, ये 6 है ये 8 है, और आपको निकालना AB निकालना है, यानी ये वाली साइड निकालनी है। तो ये वाली साइड क्या बन गई, ये बन गया परपेंडिकुलर, ये बन गया बेस, तो ये बन गया हाइपोटेनिस H निकालना है, यानी कर्ण निकालना है। तो हाइपोटेनिस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, यानी 6 की स्क्वायर प्लस 8 की स्क्वायर इक्वल टू H की स्क्वायर आ जाएगी अपने पास। H आ जाएगा 100 का रूट, और ये H कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर, सॉरी H आ जाएगी अपने पास 10 सेंटीमीटर। और H क्या है अपनी AB साइड है, एक समचतुर्भुज की साइड है, तो साइड के इक्विवेलेंट में अगर इसका परिमाप निकालना है तो क्या कैसे होगा, 4 इंटू साइड, और 4 इंटू साइड यानी क्या होगी 40 सेंटीमीटर, ये अपनी आ गई साइड। आई होप सभी को आज वाली क्लास में मजा आया होगा। अपना चतुर्भुज फिनिश हो गया, एक बार रिवाइज कर देते हैं। देखो क्या क्या किया अपने चतुर्भुज में। सबसे पहले अपने चतुर्भुज होता क्या है उसके बारे में जाना है, फिर अपन में उसमें वर्ग पहचाना है कि वर्ग क्या होता है, उसके अंदर वर्त बनाया, उसके चारों ओर वर्त बनाया। ठीक है, फिर बात की अपने रेक्टेंगल आयत की बात करी, तो आयत में क्या होता है कि आयत में परिवर्त बनाया, अंतःवर्त बनाया, साथ में एक आयत में वर्ग भी काटा गया। ठीक है, उसके परिमाप की बात की गई, उसके क्षेत्रफल की बात की गई, परिवर्त की बनाया तो उसके क्षेत्रफल की बात की, अंतःवर्त बनाया गया उसके क्षेत्रफल की बात की, साथ में वर्ग बनाया उसके क्षेत्रफल की बात की। जब बात आई अपनी समलंब चतुर्भुज की तो उसमें क्या किया, उसका परिमाप निकाला, उसका क्षेत्रफल निकाला। जब बात आई समांतर चतुर्भुज की तो उसका क्षेत्रफल निकाला, उसका परिमाप निकाला। जब बात आई सम चतुर्भुज की तो उसका देखो सबके आपके सामने जो अभी लास्ट में चल रहा है कि उसकी साइड निकाली, उसका परिमाप निकाला, उसका क्षेत्रफल निकाला, उसके विकिरण निकाले। अब अपने लास्ट बचा है एक चार दीवारी। जब बात कभी भी चार दीवारों के क्षेत्रफल की आए कि एक कमरा है जो नीचे से फर्श है ऊपर से खुला, सबके घर में कमरे हैं, ठीक है। इस प्रकार का ही होता है कमरा। अब आपको इस पे कलर पेंट करना है, ठीक है, तो आप क्या किस पे करोगे कलर पेंट? ऊपर नहीं कर सकते, सीलिंग पे नहीं करना है आपको, जो फैन लगा है उस पे नहीं करना है। ये मान लो फैन लगा है तो इस वाली पोजीशन पे, इस वाले पे नहीं करना है, तथा नीचे फर्श में भी कुछ नहीं करना है।
और आपको सिर्फ इसकी दीवारें रंगनी है तो ए साइड 2 फ्रंट वाली और इसके बैक वाली 3 और ये 4। अपने पास सिर्फ 4 दीवारी का क्षेत्रफल है, 4 दीवारी का क्षेत्रफल। जब बात शंकु और घन और घनाभ की होगी तो हम इसको और डिटेल में कर लेंगे, लेकिन जब बात 4 दीवारी की क्षेत्रफल हो तो 2 गुणा ऊंचाई लंबाई जोड़ चौड़ाई, ठीक है, लंबाई जोड़ चौड़ाई प्लस 2 गुणा ऊंचाई, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। जब बात 4 दीवारी के क्षेत्रफल की हो तो आप उसको निकाल सकते हो, 2 गुणा ऊंचाई लंबाई जोड़ चौड़ाई। बात करते हैं एक कमरे की लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। उस कमरे की चारों दीवारों पर रंग कराने का खर्च, रंग कराने का खर्च 20 रुपये सेंटीमीटर स्क्वायर है, 20 रुपये सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो रंग करवाने के लिए कुल कितने रुपए लगेंगे। होता है ऐसा कि एक कमरा है, सिर्फ उसकी सीलिंग वाली को नहीं करना और फर्श पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसकी 4 दीवारों को ही कलर पेंट करना है, तो उसके लिए कितने, यानी 1 सेंटीमीटर का 20 रुपए लग रहा है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 1/1 एरिया। देखो इसका ऐसा मतलब है 1/1 एरिया, 1 × 1 का स्क्वायर कितने रुपए लग रहा है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका ऐसा रुपए लग रहा है, ठीक है। 1 मीटर चौड़ाई 1 मीटर लंबाई वाले का क्षेत्रफल लग रहा है अपने पास, उसका 20 रुपए लग रहा है, तो इस प्रकार कितना रुपया लगेगा। तो अपन बात करते हैं, इसका सीधा फॉर्मूला है 2 गुणा ऊंचाई लंबाई जोड़ चौड़ाई, ठीक है, यानी 2 मल्टीप्लाई हाइट एल लेंथ प्लस ब्रेथ में आ जाएगा, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई हाइट अपनी 10 है, एल प्लस बी, एल प्लस कितनी बी है 20 प्लस 15, यानी इसको 20 मल्टीप्लाई में 35, ठीक है। और अपने पास कितना रुपए लगेगा 700 सेंटीमीटर हो गया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 20 रुपए लग रहा है, तो 14,000 रुपए का 14,000 का खर्चा लगेगा, यही अपना खर्चा लगेगा। इसका क्षेत्रफल आया है 700 सेंटीमीटर स्क्वायर और 1 सेंटीमीटर का 20 रुपए लग रहा है कलर करवाने का खर्चा, तो पूरे कमरे को कलर करवाने के लिए अपन को 14,000 रुपए पे करने पड़ेंगे। अपना 4 दीवारी तथा चतुर्भुज पूरा फिनिश हो चुका है। कल अपन इसी चैप्टर में आगे क्षेत्रफल में वर्क करेंगे, अलग से डिटेल से वर्क करेंगे, उसमें त्रिज्य खंड बनाएंगे, उसमें चाप लगाएंगे, साथ ही वर्त के अंदर अर्धवर्त के अंदर वर्त बनाएंगे, फिर परिवर्त के अंदर अर्धवर्त बनाएंगे। इस प्रकार अपन डिटेल से करेंगे वर्त को, क्योंकि वर्त से हर एक एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन अवश्य आता है, तो अपन उसको डिटेल से थोड़ा सा और डिटेल से करेंगे। साथ ही जो अपनी PDF मिली है वो सभी को मिल गई होगी, उसमें सभी 35 क्वेश्चन है वो सोल्व करें। उसकी आंसर शीट आज अपनी इसी क्लास के एंड में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या टेलीग्राम चैनल के में अपने PDF के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। आज के लिए इतना ही। घर पे सही रहे, स्वस्थ रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें, खुद अपना ख्याल रखें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।